दोस्तों, धरती पर रहकर व्यक्ति किसी के भी साथ अन्याय कर सकता है, लेकिन न्याय ऊपर वाला ही करता है। घर में आंगन में बैठी जमुना देवी के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया था और मदन लाल जी तो हैरानी से अपनी कुर्सी से अलग उछल ही पड़े थे। उनके बड़े बेटे अतुल के कहे शब्दों ने घर की शांति पर जैसे कोई बम ही गिरा दिया। माँ, बाबूजी, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। अरे, आपकी बेटी को अमेरिका में नौकरी मिल गई है बाबूजी। अब आप देखना मैं वहाँ जाकर कितना पैसा कमाता हूँ। मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। अतुल खुशी से चिल्लाता हुआ बोला। अमेरिका? ये क्या कह रहे हो बेटा? जमुना देवी के गले से घुटी सी आवाज़ निकली। उनके चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों के भाव तैरने लगे। अतुल ने पास आकर अपनी माँ का हाथ थाम लिया। हाँ माँ, वही तो देखो, ये ऑफर लेटर। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी, महीने की तनख्वाह यहाँ की तनख्वाह से 4 गुना ज़्यादा। अच्छी बात है। अमेरिका की जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली है उसकी ब्रांच भारत में भी है। मैं वहाँ 3-4 साल ही काम करूँगा। इतने समय में ही मैं बहुत सा पैसा बचा लूँगा, फिर यहाँ ट्रांसफ़र ले लूँगा आपके पास। आप लोग फिक्र मत करो। मदन लाल जी ने ऐनक उतारकर मेज पर रख दी। अरे बेटा, तरक्की कौन नहीं चाहता। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तू आगे बढ़े, पर इतना दूर? जमुना देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ ली। अतुल बेटा, तू इतनी दूर चला जाएगा तो वहाँ कौन रखेगा तेरा ख्याल? खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, और तू भी कैसे रहेगा अकेला? अतुल ने हंसते हुए पिता के कंधे पर हाथ रखा। अरे पिताजी, अब तो ज़माना नहीं रहा जब कोई विदेश गया हो तो सालों साल उसकी शक्ल नहीं दिखती थी। अब तो वीडियो कॉल का ज़माना है। जब दिल करे बस एक बटन दबा दो वो सामने। बस 3-4 साल की बात है, इतना परेशान मत हो। और वैसे भी फ़्लाइट से अमेरिका आने जाने में कितना वक्त लगता है। मैं तो सोच रहा हूँ कभी कभार आप दोनों को भी वहाँ घुमाने ले जाऊँगा। फ़्लाइट से बस कुछ घंटे लगेंगे, आप लोग भी बाहर की दुनिया देख लेना। सोचो माँ, आप गॉगल्स लगाकर बढ़िया सा वेस्टर्न गाउन पहनकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमोगी। सब कहेंगे ये है अतुल के मॉम। जमुना देवी मुस्कुराकर शर्मा गई। अरे राम राम, मैं और वो विदेशी कपड़े, लोग क्या कहेंगे? अतुल ने हंसकर फिर पिताजी की ओर देखा। और आप पिताजी, आप तो सूट वूट में बिल्कुल किसी अफसर से जैसे लगोगे। हाथ में छड़ी होगी और पूरे रौब के साथ अमेरिका घूमोगे, और मैं बोलूँगा ये है मेरे पापा मिस्टर मदन लाल। अतुल की बातें सुनकर मदन लाल जी ने जमुना की ओर देखा, फिर एक ठहाका लगाते हुए बोला, देख रही हो जमुना, हमारा बेटा कैसी कैसी बातें बनाकर हमें फुसला रहा है। जमुना जी की आंखों में आंसुओं के बीच हल्की सी हंसी झलकी और बेटे का सिर प्यार से सहलाया। मैं तो भगवान से यही मांगूंगी बेटा, तू जहाँ भी रहे खुश रहे। अतुल ने झुककर माँ के पैर छुए। माँ, पिताजी, वहाँ जाकर भी मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा। कभी महसूस ही नहीं होगा आपको कि आपका बेटा आपसे दूर है। ये मेरा वादा है। अचानक उनकी आंखें खुली और अतीत में खोई जमुना देवी वर्तमान में लौट आई। जमुना जी ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, कितने वादे कर गया था मेरा बड़ा बेटा। रोज़ बात करेगा, हमें घुमाएगा। कहाँ गए वो वादे? अब तो फ़ोन भी नहीं करता, हम करते हैं तो कह देता है बिज़ी हूँ माँ। कैसी बिज़ी ज़िंदगी होगी जिसमें माँ बाप के लिए वक्त नहीं। जमुना देवी ने सामने लगी अपने बेटों की तस्वीर को ताकते हुए कहा, अब तो वही उस परदेसन से शादी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए। वो बच्चे भी हमें क्या जानेंगे कौन दादी कौन दादा। एक लंबी सांस ने जीने का वो हल्का नाकाम कोशिश की। क्या हुआ जमुना, किस सोच में पड़ी है हमारी अर्धांगिनी? मदन लाल जी की आवाज़ ने उनकी तंद्रा तोड़ी और जमुना जी के पास आकर बैठ गई। उनकी आवाज़ में चिर परिचित ठिठोली थी, पर आंखों में चिंता भी झलक रही थी। जमुना जी ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी और धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस अतुल की याद आ गई थी। मदन लाल जी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, समझ तो मैं भी गया था, बड़े बेटे की याद में ही हमारी यमुना जी की आंखों में गंगा जमुना बह रही होती हैं। आप भी ना? जमुना जी ने बनावटी नाराजगी से कहा, पर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। हर बात को बस हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। मदन लाल जी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अरे अगर बड़ा बेटा हमसे दूर चला भी गया तो क्या हुआ, हमारा छोटा बेटा साहिल तो है ना। जब भी दिल चाहता है हम उससे जाकर मिल तो आते हैं।
फिर जैसे कुछ याद आया वो बोली, वैसे मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था, जब तुम सत्संग में गई थी तब साहिल का फ़ोन आया था गुड़गांव से। छोटे बेटे का नाम सुनते ही जमुना जी की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उनकी आवाज़ में उत्साह और बेसब्री साफ झलक रही थी। सच में क्या कह रहा था मेरा लाल? मदन लाल जी मुस्कुराए, तुम खुद ही बात कर लो उससे। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाते हुए फ़ोन जमुना जी की ओर बढ़ा दिया। ये लो, लाइन पर ही है। जमुना जी ने फुर्ती से फ़ोन अपने हाथ में लिया। उनकी आवाज़ में सारी ममता उमड़ पड़ी। साहिल बेटा, कैसा है तू? सब खैरियत तो है? दूसरी तरफ से साहिल की आवाज़ आई, माँ मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप और पिताजी सुनाइए, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं बेटा। माँ, मैं सोच रहा था कि इस बार दिवाली पर घर आऊँगा, और हाँ, आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है मेरे पास। ये सुनते ही जमुना देवी और मदन लाल जी भी एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में अचानक हैरानी और उत्सुकता तैर गई। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़ बेटा? जमुना देवी ने झट से पूछा, पर उधर से साहिल बस हंस पड़ा। वो तो आने पर ही बताऊंगा माँ, अभी सब्र रखो। दिवाली आते आते घर में रौनक छा गई। जमुना जी ने आंगन में रंगोली सजाई, चौखट पर दिए जलाए। साहिल जब आंगन में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी। उसने तस्वीर माँ बाप को थमाते हुए कहा, देखिए माँ, पिताजी, ये है मेरा सरप्राइज़। मदन लाल जी ने चश्मा ठीक किया। ये कौन है बेटा? साहिल थोड़ा शर्मा गया। माँ, पिताजी, ये नताशा है, मेरे साथ ही ऑफिस में काम करती है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी भी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बस आप दोनों की इजाज़त चाहिए। जमुना देवी और मदन लाल जी कुछ पल हक्के बक्के खड़े रहे, मगर फोटो में लड़की की सादगी, उसका मासूम सा चेहरा और बेटी की खुशी देखकर दोनों का दिल पिघल गया। जमुना देवी ने बेटे का माथा चूम लिया। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा, हम तो राजी हैं। गांव का छोटा सा आंगन फिर से चहक उठा। बड़े बेटे की शादी देखने का जो अरमान मन ही मन रह गया था, वो छोटे बेटे की शादी में पूरा हो गया। धूमधाम से शादी हुई। साहिल और नताशा का ब्याह गुड़गांव के एक बड़े हॉल में रचाया गया। दिन यूं ही परिंदों की तरह उड़ते गए। साहिल और नताशा की शादी को 1.5 साल होने को आए थे। एक दिन साहिल का फ़ोन आया, माँ, पिताजी, एक खुशखबरी है, नताशा माँ बनने वाली है। आप दोनों को आना ही पड़ेगा, हमें आप लोगों की ज़रूरत है। ये सुनते ही जमुना देवी की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बह निकले। इस उम्र में पोते को गोद में खिलाने से बड़ा सुख भला क्या हो सकता था। डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही दोनों गुड़गांव पहुंच गए। फिर वो दिन भी आया जब नताशा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जमुना देवी पोते को गोद में लेकर जैसे अपनी सारी ममता उसी छोटे से बच्चे पर उड़ेल देना चाहती थी। बहू नताशा की सेवा में जमुना जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह उठकर बहू को गुनगुना दूध देना, हरी सौंफ का पानी बनाना, सबके लिए पौष्टिक भोजन तैयार करना और उस नन्हे से पोते की बादाम के तेल से रोज़ मालिश करना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। मदन लाल जी तो पोते को देखते ही जैसे उम्र के 20 साल पीछे लौट जाते। उसे गोद में झुलाने के लिए झुकती कमर फिर से सीधी हो गई। नताशा भी अपनी सास की ममता देखकर अक्सर जमुना देवी का हाथ थामकर कहती, माँ, आपके बिना तो मैं बिल्कुल नहीं संभाल पाती, आप ना होती तो। जमुना देवी बस मुस्कुरा देती। उनके लिए तो यही सबसे बड़ी तसल्ली थी कि बड़ा बेटा भले ही दूर चला गया हो, लेकिन छोटे बेटे के घर में उन्हें वो अपनापन मिल गया जो उनका बुढ़ापा आराम से काटने के लिए काफ़ी था। जब पोता 6 महीने का हुआ तो जमुना देवी और मदन लाल जी ने सोचा अब कुछ दिन गांव चला जाए। हालांकि उनका मन अब पोते से अलग होने से बिल्कुल नहीं करता था, मगर गांव का घर भी तो देखना था। पोते के 6 महीने पूरे होते ही दोनों वापस गांव लौट आए और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस समा गए। आस पड़ोस से कोई मिलने आता तो जमुना देवी बस अपने पोते की ही बातें करती। उधर गुड़गांव में नताशा अकेले बच्चे को संभालने तेज थकने लगी थी। कुछ ही हफ्ते बीते कि साहिल का फिर फ़ोन आ गया, माँ, पिताजी, अब आप लोग वापस आ जाइए, यहाँ नताशा को भी बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा है और मैं तो कहता हूँ अब आप लोग यहीं रहना। मदन लाल जी ने ठंडी सांस ली। बेटा, कुछ दिन के लिए तो सही था,
लेकिन हमेशा के लिए? मेरा मतलब वहाँ तो 2 ही कमरे का फ्लैट है, हम वहाँ रहेंगे तो तुम दोनों को परेशानी होगी। साहिल ने हंसते हुए कहा, परेशानी कैसी पिताजी? मैंने सोचा है गांव का मकान बेच देते हैं, जो थोड़ी बहुत ज़मीन वहाँ पर है वो भी बेच देंगे, यहाँ गुड़गांव में एक बड़ा फ्लैट ले लेते हैं, सब साथ रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मदन लाल जी ने एक पल को गहरी सांस ली। मैं तुझे बाद में फ़ोन करके बताता हूँ, कहकर मदन जी ने फ़ोन रखा। गांव का मकान बेचने का उनका बिल्कुल दिल नहीं था। वे सोच में पड़ गए। गांव का घर, वो आंगन, जो खेत खलिहान, सब छोड़ना आसान न था। लेकिन जमुना जी अपने बेटे बहू पोते के साथ रहना चाहती थी। उन्होंने कह दिया, मेरा मन तो बस अपने सोनू के पास रहने का करता है, बच्चे बुला रहे हैं तो क्यों ना। मदन लाल जी ने उनकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते बोला, जब तुम्हारी इच्छा है तो मेरी भी यही है जमुना। कुछ ही इस समय में गांव का घर और ज़मीन बिक गई और उस पैसे से साहिल ने गुड़गांव में एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया, जहाँ जमुना जी और मदन लाल जी अपने बेटे बहू और पोते के साथ हमेशा के लिए रहने चले गए। साहिल और नताशा की ज़िंदगी फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। नताशा ने कुछ महीने की छुट्टी के बाद अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। शहर की भागदौड़ में वो सुबह जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल जाती और साहिल भी अपने काम में व्यस्त रहता। जमुना जी और मदन लाल जी घर की जिम्मेदारियां खुशी खुशी संभाल रहे थे। मदन लाल जी सुबह सुबह पास की मार्केट से ताजे फल, सब्जियां, दूध और किराने का सामान लाते। जमुना जी दिन भर सोनू को संभालती, उसकी मालिश, नहलाना, खिलाना और फिर रसोई घर का सारा काम करने के बाद कपड़े भी धो देती थी। नताशा सुबह जल्दी उठकर अपना और साहिल का टिफ़िन तैयार कर लेती थी और बाकी सबके लिए नाश्ता बनाकर रख देती थी। जमुना जी उसकी मदद करती और नताशा उसकी तारीफ करती नहीं सकती। माँ जी, आप ना होती तो मेरा क्या होता, वो हंसते हुए कहती। बेटा बहू के नौकरी पर जाने के बाद जमुना जी और मदन लाल जी बैठकर चाय और पराठे का आनंद लेते। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। नताशा को ऑफिस की जल्दबाजी में देर होने लगी। एक सुबह उसने जमुना जी से कहा, माँ जी आज आप ही नाश्ता बना दीजिए ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जमुना जी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। तो ये आज धीरे धीरे हर दिन का नियम बन गया। नताशा बहुत सुबह का सारा काम, नताशा, नाश्ता, टिफ़िन सब कुछ जमुना जी पर छोड़ने लगी। माँ जी आप तो किसी जादूगर की तरह सारा काम निपटा देती हैं, वो हल्के से हंसकर कहती और बैग उठाकर निकल जाती। रात का खाना भी जब जमुना जी ही बनाती, नताशा अपने कमरे से रात को ही बाहर निकलती तो फिर सिर्फ खाना खाने के लिए। देखते ही देखते 6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी जमुना देवी ही घर के सब काम संभालती थी। सुबह की भागदौड़, सबका खाना बनाने की जिम्मेदारी, सब कुछ उनके बूढ़े कंधों पर आकर टिक गया था। उस समय वे जैसे ही आँख खुली तो घड़ी में 6 बज रहे थे। जमुना देवी ने एक पल को माथा पकड़ा, हे भगवान आज फिर देर हो गई। वो जल्दी से ओढ़नी समेट कर उठी। तभी मदन लाल जी सुबह की सैर करके वापस आए और बोले, अरे अरे ऐसे कहाँ भाग रही हो, सब ठीक तो है? जमुना देवी ने जल्दी से ओढ़नी सिर पर ठीक की। कुछ नहीं, सोनू के स्कूल की बस आने वाली होगी, मैंने उसका टिफ़िन भी नहीं बनाया, दूध भी नहीं गर्म किया। मदन लाल जी ने चश्मा पहना और अखबार उठाते हुए बड़बड़ाए, मेरे लिए भी चाय। तभी जमुना देवी ने झुंझलाकर कहा, पहले सोनू का टिफ़िन देख लूँ, फिर आपकी चाय बनाती हूँ। कहते कहते वो तेज़ी से रसोई में घुस गई। जल्दी से पोहे बनाने लगी। एक तरफ वो पोहे पलट रही थी तो दूसरी तरफ दूध गर्म करने रख दिया, साथ ही चाय, साथ सोनू का फ्रूट बॉक्स भी तैयार कर दिया। उधर मदन लाल जी कुर्सी पर बैठे अखबार में खबरें पढ़ते हुए अपनी चाय का इंतजार करते रहे। सोनू के काम से फ्री होकर जमुना जी केतली में चाय चढ़ाई ही थी कि बाहर से उनके पोते सोनू की खींचती आवाज़ आई, दादी आपने मेरी पानी की बोतल नहीं भरी क्या? लो मेरी बस भी आ गई, दादी जल्दी से पानी की बोतल तो भर दो। जमुना देवी ने झट से बोतल उठाई और भरने लगी। तभी बाहर से बहू की आवाज़ तीर की तरह आई, माँ जी क्या है ये? सोनू की बस हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रही और आपने अभी तक उसे बोतल भी नहीं दी। कितनी बार कहा है सुबह सब लोगों को जल्दी जाना होता है तो फुर्ती से हाथ चलाया करो, पर नहीं, आपसे तो कोई काम वक्त पे होता ही नहीं। हर रोज़ आपकी वजह से लेट हो जाता है सोनू। जमुना जी एक पल को ठिठकी। वो बहू बस आज उठने में देर हो गई थी, उन्होंने बाहर आते हुए कहा। लेकिन तभी नताशा गुस्से से चिल्लाई, कौन सी नई बात हो गई माँ जी? रोज़ यही बहाना होता है आपका तो। सामने साहिल खड़ा था।
टाई बांधता हुआ, लेकिन मजाल है कि वो अपनी पत्नी को टोके और कहे कि माँ को डांटने के बजाय ये काम उसे खुद करना चाहिए। जमुना जी ने साहिल और नताशा का टिफिन भी पैक करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया और मदन लाल जी की चाय लेकर वापस कमरे में आ गए। अपनी चाय नहीं लाई जमुना, वे बोले। जमुना जी का दिल बेहद दुखी हो चुका था। कुछ कहा नहीं, पर भीगी आंखें मदन लाल जी से छिप नहीं पाई। मदन लाल जी ने गौर से देखा। क्या हुआ जमुना, फिर से किसी ने कुछ कहा तुमसे? जमुना देवी ने आंखें पोंछी और सहज होने का दिखावा करते हुए धीमे से बोली, कुछ नहीं जी, बस बहू कह रही थी रोज़ देर हो जाती है। ठीक ही तो कहती है, मुझसे ही अब जल्दी काम नहीं होता। मदन लाल जी की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उभर आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर जमुना जी का कंधा सहलाया। साहिल ने नहीं सुना क्या? वो बोल नहीं सकता था कि माँ की मदद कर दे? सब तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रखा है। जमुना देवी ने फीकी सी हंसी से बात काट दी। छोड़ो जी, किसे समझाऊं? बहू बेटा है, वही तो अपने हैं। दो बातें सुन लूँगी तो क्या हो जाएगा? मदन लाल जी कुछ पल चुप रहकर बोले, जमुना तुम भी तो इंसान हो। इस उम्र में भी पूरा घर संभाल रही हो। दिन में रसोई के काम और घर के बाकी काम करते हुए तुम भी थक जाती हो। कम से कम इज्जत तो मिलनी चाहिए। ये भी कोई माँ बाप से बात करने का तरीका होता है? मैं अभी उससे बात करता हूँ। जमुना देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस जी चुप रहो, कुछ कहोगे तो बात बढ़ जाएगी। मैं सब संभाल लूँगी, जैसे आज तक संभाला है। मदन लाल जी की आंखों में नमी उतर आई। जमुना जी के कहने पर वो चुप रही। चाय नाश्ता करने के बाद मदन लाल जी ने जमुना जी से कहा, जमुना मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, वो करवा लाऊँ। और हाँ, कल सब्जियाँ भी ले आऊँगा। उन्होंने कुछ पैसे उठाए और घर से निकल गए। जमुना जी फिर से घर समेटने में जुट गईं। सोनू की किताबें ठीक की, बर्तन धोए, कपड़े तय किए। शरीर थक चुका था, पर वो चुपचाप काम करती रही। दोपहर तक मदन लाल जी लौटे, पर उनके चेहरे पर उदासी थी। जमुना जी ने गौर से देखा और पूछा, जी क्या हुआ? चेहरा क्यों लटक गया? मदन लाल जी ने गहरी सांस ली, बोले, जमुना अभी मैंने गांव में अपने दोस्त चरणदास को फ़ोन किया। सुनकर दिल बैठ गया। उनकी पत्नी तुम्हारी सहेली सुमित्रा, उसका 1 हफ्ता पहले देहांत हो गया और हमें खबर तक नहीं हुई। जमुना जी का चेहरा पीला पड़ गया। हाय राम, सुमित्रा? उनकी आंखें फिर नम हो गईं। हमें उन्होंने बताया क्यों नहीं? मदन लाल जी की आवाज़ में गुस्सा और दर्द था। चरणदास ने बताया कि उसने मेरे नंबर पर फ़ोन किया था खबर देने के लिए। मेरा फ़ोन बंद आने पर उसने साहिल को फ़ोन करके खबर दी थी, पर साहिल ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। शाम को जब साहिल और नताशा ऑफिस से लौटे, मदन लाल जी ने साहिल से सवाल किया, बेटा चरणदास ने तुम्हें सुमित्रा के देहांत की खबर दी थी, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? नताशा ने बीच में ही जवाब दिया, अरे अगर बता देते तो आप दोनों उठकर गांव चले जाते, तो यहाँ के काम का क्या होता? मैं नौकरी करती हूँ, दिन भर ऑफिस में खटती हूँ, फिर घर आकर खाना भी मैं बनाऊँ। जमुना जी और मदन लाल जी को जैसे जोर का झटका लगा। नताशा के विचार सुनकर वो हक्के बक्के रह गए। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? रिश्तेदारी और जात बिरादरी में तो दुख सुख जाना पड़ता है। तुम बहू हो घर की, ये बात तो तुम्हें समझनी चाहिए। अच्छा बहू तो क्या करूं? सारा काम धाम छोड़कर घर पर तो बैठने से रही। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए, हम दोनों मिलकर कमाते हैं, तभी घर का खर्चा चल रहा है। इसलिए चुपचाप यहीं रहिए और घर संभालिए। कहते हुए बहू अपने कमरे में चली गई और साहिल भी चुपचाप उसके पीछे पीछे हो लिया। जमुना जी का मन और भारी हो गया। 1 सप्ताह बाद जमुना जी और मदन लाल जी की शादी की सालगिरह थी। जमुना जी सुबह से चुप थी, उदास थी, रसोई में काम करती रहीं। मदन लाल जी को उनकी उदासी देखी नहीं गई। वो पास आए, बोले, जमुना क्यों ना आज हम दोनों कहीं घूम आए, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने चलें। तुम भी तो घर में रहते रहते थक गई होगी। मेरा भी मन है इस बड़े शहर में थोड़ा हम भी घूम फिर आएँ। रात को बाहर ही खाना खाएंगे। जमुना जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मगर जी बच्चों का खाना? अरे जमुना, एक दिन तो नताशा बहू संभाल ली, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज शाम को चलते हैं, मदन लाल जी ने हंसते हुए कहा। शाम को जमुना जी ने अपने पसंदीदा नीली साड़ी पहनी, अच्छे से तैयार हुए। मदन लाल जी ये कुर्ता पायजामा पहनकर तैयार हुए।
दोनों मल्टीप्लेक्स पहुँचे, एक बढ़िया सी फिल्म देखी और रात को पास के रेस्टोरेंट में गर्मा गर्म दाल बाटी का आनंद लिया। जमुना जी की हंसी कई दिनों बाद लौटी थी। कितना अच्छा लग रहा है आज बाहर निकलकर, वो बोली। लगता है जैसे वही पुराने दिन लौट आए। लेकिन जब रात के 10 बजे वो घर लौटे, नताशा ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये क्या माँ जी, आप लोग रात के 10 बजे घर लौट रहे? मैं ऑफिस से थक हार कर आई और घर पर खाना भी मुझे बनाना पड़ा। आखिर गए कहाँ थे आप लोग? जमुना जी ने धीरे से कहा। वो बहुत समय से मन था फिल्म देखने का। तो तेरे ससुर जी ने कहा कि अच्छा, फिल्म देखने गए थे? जमुना जी की बात पूरी होने से पहले नताशा ने तंज कसते हुए कहा, मतलब हजारों रुपए बाहर उड़ा रहा है। हम यहाँ दिन रात कमाते मर गए और आप दोनों फिजूल खर्ची करते रहे। मदन लाल जी का चेहरा लाल हो गया। फिजूल खर्ची? अगर हमने अपने लिए थोड़े पैसे खर्च किए तो ये फिजूल खर्ची हो गई। साहिल क्या कह रही है तेरी पत्नी? तुझे सुनाई नहीं देता? साहिल ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया। पिताजी, नताशा ने क्या गलत कहा? हम दिन रात एक करके पैसा कमा रहे हैं और आप लोग घर का काम छोड़कर घूमने निकल गए। घर तो गए, इतने पैसे भी खर्च करे आए। मदन लाल जी ने गहरी सांस ली और उन्होंने कांपते शब्दों में कहा, मत भूलो साहिल, ये मकान जिसमें तुम लोग ऐश कर रहे हो मेरे ही पैसों से खरीदा गया है। अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर तुम्हारे लिए ये शहर में घर लिया ताकि बुढ़ापे में बेटा पास रहेगा, और आज तुम्हें हमारे 2 पैसे खर्च करना भी चुभने लगे। साहिल ने जैसे अपनी आंखें झुका लीं, पर नताशा अपनी जगह पर खड़ी रही। बेशर्मी से आंखें तरेड़ती हुई बोली, तो क्या हुआ, पैसे लगाए हैं तो रहने भी तो मिल रहा है ना आपको इस मकान में, फिर भी शिकायतें कर रहे हैं। मदन लाल जी का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने तमतमाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, नहीं रहना हमें यहाँ पर। अगर इतना ही ऐतराज़ है हम लोगों के बाहर निकलने से तो हमारे पैसे लौटा दो, हम कहीं और जाकर रह लेंगे। नताशा की आंखों में आग उतर आई। गुस्से से कांपते हुए बोली, कौन से पैसे? वो तो हमने अपनी मर्जी से लगाए थे, और जब ये मकान मेरे नाम है तो अब जैसा मैं चाहूँगी आप दोनों को वैसे ही रहना पड़ेगा, समझे? यमुना जी के गले से कोई शब्द नहीं निकला, बस आंखों में नमी तैर गई। मदन लाल जी की आवाज़ भर आ गई, मतलब खून पसीना एक करके जो सब कमाया था मैंने। नताशा ने मुंह फेर लिया। साहिल कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। दोनों अपने कमरे में ऐसे चले गए जैसे कोई फैसला सुनाकर अदालत बंद हो गई। जमुना जी और मदन लाल जी वहीं हॉल में एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। फिर वे दोनों भी अपने कमरे में आ गए। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो जैसे भीतर की खामोशी गहरी हो गई। मदन लाल जी ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, जमुना, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये गुलामी की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि चलो अपने गांव वापस चले, कम से कम अपनी मर्जी से तो जी सकेंगे। जमुना जी ने फीकी मुस्कान से कहा और देखा, कहाँ जाएंगे गांव में? अब तो हमारा वो घर भी नहीं रहा, ज़मीन भी बेच दी, सब कुछ तो हमने साहिल के कहने पर छोड़ा। सोचा था बेटा साथ रहेगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, पर देखो वही आज कैसी बातें सुना गया। मदन लाल जी गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू करते हुए बोले, गुलामी तो अब बर्दाश्त नहीं होती जमुना। बेटा बहू से ऐसी बातें सुनने ही पड़ेंगी। कभी सोचा था कम से कम वहाँ गांव में रहते तो ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। जमुना जी ने गांव के कोने में ठहरे आंखों के कोने में ठहरे आंसू पहुँचे। सारी गलती तो मेरी ही है जी। अच्छे खासे गांव में चैन से जी रहे थे, लेकिन मैंने ही बेटे पोते के प्यार में पड़कर आपसे जिद की। सब बेचकर शहर चलते, साथ रहेंगे, यही सोचा था, पर ये सब क्या बन गया हमारे साथ। हाँ जमुना, गलती तो बहुत बड़ी कर बैठे हैं हम, और आज उसी एक भूल के कारण ये दिन देख रहे हैं। तुम घर के काम में पिसती रहती हो, मैं बाहर बाजार की धूल फांकता रहता हूँ। ऊपर से बहू एक एक पैसे का हिसाब ऐसे मांगती है जैसे कोई मालिक नौकर से सवाल पूछता है। पर अब बस जमुना, अब और नहीं रहा जाता। जमुना जी खामोश रहीं। उनका सिर मदन लाल जी के कंधे पर टिक गया। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर मदन लाल जी बोले, बहुत रात हो गई है, चलो सोते हैं, सुबह देखेंगे क्या करना है। अगली सुबह करीब 6:45 बजे थे जब नताशा की तीखी आवाज़ ने घर की दीवारें हिला दी। साहिल, देखो तो, तुम्हारी माँ ने फिर नाश्ता नहीं बनाया। हर रोज़ की यही आदत है, मुझे रोज़ ऑफिस जाने में देर करवा देती है ये औरत। ना सोनू का टिफ़िन पैक किया,
टिफ़िन तो छोड़ो, कुछ बनाया तक नहीं है अब तक। आज तो हद हो गई, समझती क्या है ये खुद। वो भुनभुनाती हुई जमुना जी और मदन लाल जी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरा खाली था, ना तो वहाँ जमुना देवी ना ही मदन लाल जी। नताशा गुस्से से कांप गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वे दोनों कब और कहाँ चले गए। उसने साहिल को आवाज़ दी। उसे भी कुछ मालूम नहीं था कि वे दोनों कहाँ चले गए। साहिल ने पिता को फ़ोन मिलाया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। नताशा सिर पकड़कर बैठ गई, ये सोचकर कि सुबह सुबह घर का सारा काम अब उसे करना पड़ेगा। इधर दूसरी ओर जमुना जी और मदन लाल जी सुबह की पहली बस पकड़कर अपने गांव पहुंच गए। सूरज की किरणें उस मिट्टी पर पड़ रही थी जिसे छोड़ने का दर्द आज भी उनके सीने में चुभता था। वो सीधे अपने पुराने मित्र चरणदास जी के घर गए, जिनकी पत्नी सावित्री का हाल ही देहांत हुआ था। मदन लाल जी ने दोस्त से मिलकर उनकी पत्नी के जाने का शोक प्रकट किया। चरणदास जी की बहू चाय पानी लेकर आई। थोड़ी ही देर बाद उसने प्यार से खाना बनाया और परोसा। जमुना जी और मदन लाल जी ने देखा कि चरणदास जी की बहू कितनी चुस्ती से काम कर रही थी। उसका हंसमुख स्वभाव और ससुर के प्रति सम्मान देखकर जमुना जी का मन भर आया। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया बहू ने, मदन लाल जी ने तारीफ की। खाया तो तन मन जैसे तृप्त हो गया। चरणदास जी मुस्कुराए, मेरी बहू तो लाखों में एक है। बेटा बहू दोनों खूब सेवा करते हैं। सावित्री जब 2 महीने बिस्तर पर थी दोनों ने दिन रात एक कर दिया। ऐसा बहू बेटा नसीब वालों को ही मिलते। ये सुनकर मदन लाल जी को नताशा की जहर सी तीखी बातें याद आ गईं। उनकी आंखें नम हो गईं। जमुना जी ने भी पल्लू से अपनी आंखें पोंछी। क्या हुआ मदन? चरणदास जी ने पूछा। सब ठीक तो है? मदन लाल जी कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उन्होंने रुद्धि स्वर में सब कह सुनाया। कैसे बेटा बहू ने सारी जायदाद हत्या ली, इसके बावजूद भी उन्हें बातें सुनने को मिलती। कैसे मकान भी उन्होंने अपने नाम करवा लिया और अब वो मालिक बनकर हुक्म चला रहे थे। सब बताते बताते मदन लाल जी का गला रुंध गया। चरणदास जी अवाक रह गए। कुछ पल बाद बोले, मदन लाल तू कब से हार मानने लगा? कानून भी कोई चीज़ होती है। मैं अभी अपने बेटे से मिलवाता हूँ। तू जानता मेरा बेटा वकील है। तेरी मेहनत की कमाई से वो घर खरीदा गया, वो तुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। चरणदास जी ने उसी वक्त अपने बेटे रमेश को बुलवा भेजा। रमेश शहर का नामी वकील था। उसे जैसे मदन लाल जी और जमुना जी की कहानी पता चली, उसके होश फाख्ता हो गए। काका काकी आप चिंता मत करिए, आप दोनों के साथ जो हुआ वो सिर्फ अन्याय नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। खून पसीने से कमाए पैसे किसी और के नाम ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैंने ऐसी कई केस देखे हैं। आप बस मुझे बताइए कि वो मकान और ज़मीन बेचकर जो पैसा आया वो किसके खाते में और कैसे ट्रांसफ़र हुआ? मदन लाल जी ने मकान बेचने, खाते से ट्रांसफ़र और दस्तखत की सारी बातें एक एक करके बताई। रमेश ने ध्यान से सब सुना। आप दोनों को ये जानकर तसल्ली होगी कि बुजुर्ग माता पिता को बेटा बहू ऐसे बेघर नहीं कर सकते। कानून में साफ लिखा है, अगर माता पिता ने अपनी संपत्ति बेटे को दी है और वो उसको देखभाल नहीं करता तो वो संपत्ति वापस ले सकते हैं। और अगर धोखे से दस्तखत कराए गए हैं तो केस और भी मजबूत है। आप बस हिम्मत मत हारिए। जमुना जी की आंखें डुबा गईं। बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे, बस न्याय दिला दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगले ही दिन मदन लाल जी और जमुना देवी शहर लौट गए। इतवार का दिन था। घर का दरवाज़ा खोलते ही अंदर से नताशा की कड़कती आवाज़ आई। कहाँ थे आप लोग? बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे? कल से मेरी हालत ख़राब हो गई है। सब काम मुझ पर छोड़ कर चले जाते हैं। कोई जवाब है आपके पास? मदन लाल जी ने एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। साहिल भी अंदर से निकल आया, माथे पर बल गुस्से से लाल। पिताजी कितनी बार कहा है, अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहिए। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है। जब मर्जी चले गए, जब मर्जी लौट आए। हम यहाँ नौकर नहीं हैं आपके। जमुना देवी और मदन लाल जी ने पथराई आंखों से बेटे को देखा, लेकिन बिना कुछ कहे वो कमरे में गए, 2 बैग निकाले और चुपचाप अपने सभी कपड़े जरूरी चीज़ें पैक की। घर से निकलते वक्त दोनों ने
एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साहिल और नताशा चिल्लाते रहे, अरे सुनिए तो, कहाँ जा रहे हो अब? ऐसे कैसे चले जाओगे? लेकिन अब वो आवाज़ें दीवारों से टकरा गई। मदन लाल जी और जमुना जी घर दहलीज लांघ कर निकल गए। शाम होते होते साहिल और नताशा अपनी ही सोच में डूब बैठे थे। तभी मोबाइल बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। साहिल ने कॉल रिसीव किया। हाँ, उधर से आवाज़ सख्त आई, मिस्टर साहिल, हम लोकल पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपके और आपकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी की कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। कल सुबह 11 बजे थाने में हाजिर हो जाइए, वरना पुलिस आपके घर आकर गिरफ्तार करेगी। सुनते ही साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नताशा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। साहिल की जुबान लड़खड़ा गई। पुलिस में शिकायत कर दी है उन्होंने। उसी घबराहट में वो अपने दोस्त को लेकर शहर के नामी वकील के ऑफिस पहुंचा। सारा किस्सा खुलकर बता दिया कि कैसे मकान बिकवाया, साइन करवाए, खाते में पैसा ट्रांसफ़र कराया। वकील ने फाइल बंद की, कुर्सी पीछे चल गई और तीर जैसी बातें नहीं। मिस्टर साहिल, ये सीधा धोखाधड़ी का केस है। आपके पिता ने ठान लिया है तो यकीन मानिए आप चाहकर भी नहीं बच सकते। सबूत आपके खिलाफ बोलेंगे और पुलिस आपको घसीट कर ले जाएगी। समझदारी इसी में है कि तुरंत अपने माता पिता के साथ समझौता कर लीजिए, कैसे भी करके, और जो उनका हक है वो चुपचाप लौटा दीजिए, वरना ये केस आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। साहिल के माथे पर पसीना छलक आया। नताशा भी घबराई हुई थी। वो सोच रही थी कि बूढ़े माँ बाप तो अब कुछ नहीं कर सकते। उनकी वो गलतफहमी टूट गई और थोड़ी ही देर में साहिल और नताशा बदआवाज़ से गांव पहुंचे। एक दो लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि उनके माता पिता चरणदास जी के घर पर हैं। बिना देरी किए वे दोनों वहाँ पहुँचे। मदन लाल जी किराए पर कमरा लेने के लिए किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। साहिल लपक कर मदन लाल जी के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। साहिल की आवाज़ जहाँ पर आई थी रुक रुक कर निकल रही थी। आप हमारे साथ वापस घर चलेगी। अब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई आपसे काम नहीं करवाएगा। जो आप चाहेंगे वही होगा। आप बाहर घूमें फिरें, जितने पैसे चाहें खर्च करें। पिताजी, बस शिकायत वापस ले लीजिए। नताशा भी थरथराती आवाज़ में बोल पड़ी, माँ जी, हम आपके बिना अधूरे हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं कसम खाती हूँ अब कभी कोई बदतमीजी नहीं होगी। आप लोग चलिए हमारे साथ। उस घर को और हम लोगों को आपकी ज़रूरत है माँ जी, प्लीज़। मदन लाल जी एक पल को सन्न रह गए, फिर धीमे पर साफ शब्दों में बोले, बेटा, एक बार तुम पर भरोसा करके मैंने सब कुछ खो दिया। अब दूसरी बार वही भूल नहीं करूँगा। अब ना तो तुम्हारी बातें सुननी है, ना तुम्हारे झूठे वादे। हमें बस हमारा हक चाहिए। जितना हमसे लिया है वो पैसा वापस करो, फिर जहाँ दिल चाहे वहाँ रहो, जैसे चाहे जियो। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। हम आपके ही बच्चे हैं। हमें पता है कि हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। मगर तभी बरामदे के कोने पे खड़ा रमेश, चरणदास जी का बेटा और उनका वकील आगे आया। उसने सख्त आवाज़ में कहा, देखिए, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों ने धोखा किया है अपने ही माँ बाप के साथ। अब अगर वाकई जेल से बचना चाहते हो तो जितना पैसा इनसे लिया है सब वापस करो, वरना मामला तो कोर्ट में जाएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ कि पुलिस तुम्हारी गर्दन से पकड़कर तुम्हें हवालात तक पहुंचाएगी। तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी की ऐसी धाराएं लगेंगी कि सालों तक जेल की सलाखें गिनते रहोगे। साहिल की गर्दन झुक गई। वो कांपती आवाज़ में बोला, लेकिन पैसे तो मेरे पास नहीं है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? माँ, आप तो हम पर तरस खाओ। तभी वकील बोला, ये तुम्हारा सिरदर्द है साहिल। पैसा चाहिए तो मकान बेचो, गाड़ी बेचो, उधार लो या कुछ भी करो। इस बात का शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पिता ने इतने सालों के ब्याज की मांग नहीं की, नहीं तो रकम इतनी बड़ी हो जाती कि तुम सोच भी नहीं सकती। अब तुम लोग तय कर लो कि पैसा लौटाना है या सारी उम्र सलाखों के पीछे गुजारनी है। नहीं, मैं वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर 1-1 रुपया लौटा दूंगा पिताजी को। बस शिकायत वापस ले लीजिए। जमुना देवी और मदन लाल जी की आंखों में पानी उतर आया। मगर रमेश ने फिर 2 टूक कहा, जो कहा है वो लिखित में दो और दिए गए वक्त पर पैसा लौटाओ, वरना किसी माफ़ीनामे का कोई मतलब नहीं होगा। साहिल ने कांपते हाथों में से लिखा, मैं साहिल कुमार अपने माता पिता से ली गई
80 लाख की धनराशि को 1 महीने के अंदर लौटा दूंगा, वरना मैं कानूनन कार्रवाई झेलने को तैयार हूँ। 1 महीना बीतते ही साहिल और नताशा ने मजबूरी में अपना वही फ्लैट बेच दिया जो पिता के पैसों के बल पर खरीदा था। जितना पैसा मदन लाल जी ने अपनी मेहनत की कमाई से लगाया था, वो एक एक रुपया वापस लौटा दिया गया। गांव लौटकर मदन लाल जी ने उसी रकम से एक छोटा सा मकान खरीद लिया, जो उन्हें एक सुकून भरी जिंदगी देने के लिए काफ़ी था। बाकी बचे पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यहाँ शहर जैसी चकाचौंध नहीं थी, पर यहाँ इज्जत थी, चैन था और आत्मसम्मान से रहने का गर्व था। यहाँ अब कोई उन्हें ताना नहीं देता था, कोई आंखें नहीं दिखाता था। यहाँ वो अपनी मर्जी के मालिक थे और बाकी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीने लगे थे। अपने घर में दोनों बुजुर्गों के दिल में आज फिर से जीने की उमंग आ गई थी, क्योंकि उनके पास अब सबसे कीमती चीज़ थी अपनी आज़ादी। तो दोस्तों, अंत में मदन लाल जी ने जो फैसला किया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। ये भी बताइए कि आप हमारी ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी कोई घटना या कोई अनुभव हुए हैं जैसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के माध्यम से सामने लाएं, तो आप हमें ज़रूर लिखें और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में भी दी गई ईमेल आईडी मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमेशा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप बच्चों के प्यार में इतने अपने आप को भूल जाते हैं कि उनके अपने बुढ़ापे की जमा पूंजी भी उनके नाम कर देते हैं। और अक्सर आजकल तो सभी जगह इस तरह की घटनाएं घटती हैं, टीवी में, अखबारों में सुनने को मिलती हैं। फिर क्यों ना सतर्क रहा जाए। तो दोस्तों, ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो कोई भी धोखाधड़ी में फंसे वो बच जाए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।